A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। हम इस वीडियो लेक्चर में डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स मिल्क होता है या डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिन जिन रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उनसे हम कैसे अपने सैंपल प्रिपेयर करते हैं, कैसा अपने रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टेक्निक्स का फर्स्ट पार्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं लिक्विड मिल्क की लिक्विड मिल्क क्या होता है, लिक्विड मिल्क को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क कि हम यहाँ पे ये बताएंगे कि सैंपल की जो मिल्क का सैंपल होता है उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा है बफेलो मिल्क, नेक्स्ट हमारा काउ मिल्क, गॉट मिल्क, सीप मिल्क, मिक्स्ड मिल्क, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, recombinant milk, turned milk, double turned milk and skim milk as laid down under the FSSAI rules। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिल्क हैं जिन्हें हम ले डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू द FSSAI रूल के। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क की जो सैंपल का मिल्क है उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले सैंपल आर रिसीव्ड आफ्टर अ फ्यू डेज of drawl and containing the preservation at 0.4% of formalin। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उसे हमने प्रिजर्व किया होता है 0.4 फॉर्मेलिन से। उसके कुछ दिनों बाद हम उसे लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, form the sample to 37 to 40 degree centigrade by the transferring it to break the keeping it a water bath, maintaining the temperature 40 to 45 degree centigrade, stirred slowly from proper homogenization। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने अपने सैंपल को कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट हमने किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसे वार्म करेंगे, मतलब उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम वाटर बाथ का भी यूज कर सकते हैं और इसे स्टर करते रहते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करते रहते हैं किसमें, वाटर बाथ में, जिससे जो मिक्सिंग हो वो प्रॉपरली तरीके से हो, मतलब जो मिल्क हो वो होमोजेनाइजेशन की वजह से पूरे में इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देखिए, ये हमारा वाटर बाथ है। ये वाटर बाथ का हमने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमने अपना लिक्विड का सैंपल रख दिया, यहाँ पे हमने एक स्टिरर लगा दिया। अब इस स्टिरर से यहाँ पे कंटिन्यूस तरीके से मिक्सिंग होती रहती है और यहाँ पे जो स्टिरर होता है इसकी जो हम स्पीड रखते हैं वो स्लो रखते हैं, जिससे जो हमारी मिक्सिंग हो वो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मिक्स सैंपल थ्रोली बाय pouring back into the bottle, mixing the dislodged any residual fade sticking to the side and pour it back into a beaker during the mixing। Do not shake the bottle। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बोतल लेंगे। बोतल में हम जैसे ये हमारा बीकर है, ये हमारी बोतल है। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल से इसको जो हमारा मिल्क का सैंपल है उसे हम बोतल में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम इसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद फिर इसे बैक बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब हम ये प्रोसेस कर रहे हो तो हम मिक्सिंग करेंगे, सेकिंग नहीं करेंगे, मतलब इसे सेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अलाउ द सैंपल टू कम टू द रूम टेम्परेचर 26 to 28 एंड विथड्रॉ इमीडिएटली फॉर एनालिसिस। देखिए अब हमने क्या किया,
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करेंगे, अब जो हमने सैंपल था, सैंपल को बीकर में हमने फिर से कर लिया यहाँ पे मिक्सिंग करने का। अब इस बीकर को हम लेके आएंगे अपने रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हम इमीडिएटली एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, इफ सैंपल क्लॉट आर लम्प एंड ऑब्जर्व इन द सैंपल which cannot be disappeared, a few drops of liquid ammonia may be used during the homogenization। जब हम होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम कुछ ड्रॉप इसमें लिक्विड अमोनिया की भी ड्रॉप कर देते हैं। इसमें कुछ अमाउंट में जो हमारा अमोनिया होता है उसको भी ड्रॉप वाइज इसमें ऐड कर देते हैं। इसे ड्रॉप वाइज, अब इसमें क्या होता है, इसकी एनालिसिस हमें करनी होती है तो पता है इसमें कुछ स्मॉल क्लम्प्स ना हो या फिर जो लूम्स हो वो ना बने, वो ऑब्जर्व नहीं हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, होमोजेनाइजेशन की जब प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ ड्रॉप किसके डाल देते हैं, लिक्विड अमोनिया। Even after the homogenization, the sample so lumps or clot drop of oil are visible, suggesting the splitting of milk. The sample should be deemed unfit for analysis are rejected. Even after the homogenization, samples show the lumps and clots or drop. Next देखिए, अगर हमने होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म की है, वहां पे हमने अपनी लिक्विड अमोनिया भी यूज की थी, लेकिन उसके जब होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस के बाद अगर हमारे सैंपल्स में हमें लम्प्स दिख रहे हैं, क्लॉट्स दिख रहे हैं, या फिर जो ऑयल की ड्रॉपलेट अगर हमें विजिबल हो रही है, जो हमारा मिल्क का सैंपल है वो अनफिट है और एनालिसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जब हम सैंपल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने वाटर सैंपल लिया, अपना मिल्क का सैंपल लिया, मिल्क के सैंपल को हमने प्रिजर्व किया था कहाँ पे 0.4% फॉर्मेलिन में, वहां से हमने अपने सैंपल्स को अपटेक कर लिया। अपटेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने वाटर बॉथ लिया, वाटर बॉथ में हमने इसे 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल किया। जो ये वाला जो टेम्परेचर है वो हमारे वाटर बॉथ का है, और लेकिन हमने सैंपल को फिर हमने अपना 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने वाटर को, अपना जो सैंपल था उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। अब उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली तरीके से मिक्स करने के लिए हम पोरिंग करेंगे इनटू द, इसे सबसे पहले वाटर बोटल में ट्रांसफर करेंगे। बोतल में ट्रांसफर करेंगे, डिसलोकेट एनी रेसिडुअल, तो इसमें अगर कोई फैट के कंटेंट होंगे तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन और उसके बाद फिर से अगेन इसे बोतल से बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। जब हम बीकर से बोतल में ट्रांसफर करें या बोतल से बीकर में ट्रांसफर करें तो हम ये याद रखेंगे कि वहां पर हम सेकिंग ना करें। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, हम इसे एनालिसिस करेंगे, इसे इमीडिएटली हम रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। रूम टेम्परेचर पर लेने के बाद हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्लॉट्स लम्प्स या फिर जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो विजिबल है कि नहीं है। अगर वो विजिबल होती हैं तो हमारा सैंपल रिजेक्ट हो जाता है, अगर विजिबल नहीं होती है तो हमारा सैंपल पास हो जाता है। ये जो हमारे क्लॉट्स बनते होते हैं, लम्स बन रहे होते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हम जब होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कुछ ड्रॉप अमोनिया की भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे क्या हो, अगर ये लम्स बन रहे हो तो वो ना बने। तो ऐसे हम अपने सैंपल, जो मिल्क का सैंपल होता है, उसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मिल्क। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मिल्क है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है, अगर उसे ऑल्ट्रेशन है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो हम वो देखते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कैन शुगर इन मिल्क। मतलब हम जो हमारा मिल्क का सैंपल है उसमें हम ये क्वांटिफिकेशन करेंगे कि हमारे जो मिल्क में जो हमारी केन शुगर है, जो हमारे मिल्क है उसमें हमारी केन शुगर प्रेजेंट है कि नहीं। सुक्रोज इज absent in milk and its presence in milk indicate the alteration. Presence of sugar in a milk can be detected by the following methods. देखिए, हम ऑल्ट्रेशन, जो हमारा मिल्क होता है उसमें एक सुक्रोज है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, केन शुगर।
ये ऑल्ट्रेशन लाता है। अगर ये हमारा मान लीजिए सैंपल है मिल्क, अगर इसमें स्टार्च के कंटेंट प्रेजेंट है, मतलब अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है, अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो मतलब हमारे जो ब्लड सैंपल, जो हमारा मिल्क का सैंपल है उसमें ऑल्ट्रेशन है। अगर हमारे सैंपल में सुक्रोज प्रेजेंट नहीं है तब हमारा सैंपल प्योर सैंपल है। अब इसको क्वालिफिकेशन करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक मेथड ये लिया है, मेडिफाई द टेलीवॉन्फो मेथड का सबसे पहले हम यूज करते हैं। सबसे इसमें क्या है, फ्रक्टोज इन अ केन सुक्रोज, सुक्रोज रिएक्ट विद अ, सबसे पहले जो हमारी फ्रक्टोज है इन केन शुगर पे, शुगर का मतलब केन शुगर कौन सी, हमारी सुक्रोज, सुक्रोज में जो हमारी फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो ये हमारा कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड है रेसी रिसोर्सिनॉल, ये हमारा सैंपल है इन HCl, मतलब रिसोर्सिनॉल और HCl है, अगर ये सुक्रोज प्रेजेंट होता है तो ये क्या देता है, हमें रेड कलर देता है। अगर हमारा मिल्क का सैंपल है, जैसे हमारा मिल्क का सैंपल है, मिल्क के सैंपल में अगर हमारी सुक्रोज प्रेजेंट है तो अगर हम सैंपल में रेसिनॉल और HCl ऐड करेंगे और सुक्रोज अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये जो फ्रक्टोज है ये रेसिनॉल के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और हमें रेड कलर देगा। अगर हमारे सैंपल में रेड कलर आता है तो हमारे मिल्क के सैंपल में ऑल्ट्रेशन है, अगर रेड कलर नहीं आता है तो हमारे मिल्क के सैंपल में ऑल्ट्रेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट का हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले है एक रेसिनॉल का सॉल्यूशन लेते हैं, ये होता है हमारा 0.5%, इसे हम वे करते हैं, वे करेंगे 0.5 ग्राम ऑफ रेसिनॉल इन अबाउट 40 ml इन डिस्टिल। देखिए हम यहाँ पे हमने अपना डिस्टिल वाटर लिया, डिस्टिल वाटर में हमने अपने जो वेइंग मशीन होती है उस वेइंग मशीन से हमने 0.5 ग्राम रेसिनॉल रिसोर्सिनॉल का जो सैंपल है उसे हमने वे कर लिया। वे करने के बाद हमने 40 ml डिस्टिल वाटर लिया। देखिए ये हमने लिया अपना एक वीकर में हमने 40 ml वाटर ले लिया। 40 ml डिस्टिल वाटर लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें 0.5 ग्राम रिसोर्सिनॉल का जो सैंपल है हमारा सॉल्यूशन है उसे ऐड ऑन कर। फिर उसके बाद क्या है, ऐड द 30 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसमें कंसंट्रेशन HCl का भी यूज किया। इट टेक मेड द वॉल्यूम, इन सबका जो हमने वॉल्यूम था टोटल हमने ले लिया 100 ml हमने सैंपल लिया, जिसमें हमारा 40 ml है हमारा डिस्टिल वाटर एंड 60 ml हमारा होगा 35 ml है हमारा ये कंसंट्रेटेड मिल्क, कंसंट्रेटेड HCl। उसके बाद हमने वॉल्यूम को मेकअप कर लिया कहाँ तक, 100 ml यूजिंग द डिस्टिल वाटर। देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इन टेस्ट ट्यूब्स में हम अपने सैंपल को लोड करते हैं। अब फिर हमने तीन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने 3 रिएजेंट लिए हैं। सबसे पहला हमारा रिसोर्सिनॉल का सैंपल है, उसके बाद हमने HCl का यूज किया है कंसंट्रेशन फॉर्म में, तीसरा हमने क्या लिया है, डिस्टिल वाटर। हाँ ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब हम रिसोर्सिनॉल का फ्लास्क यूज कर रहे हो तो हम उसका कलर हमेशा व्हाइट रखें। अगर हम व्हाइट नहीं रखेंगे तो उसमें वो उसके डैमेज होने के या फिर उसमें ऑल्ट्रेशन होने के चांसेस काफी होते हैं। अब प्रोसीजर इसका देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ml टेक अ 1 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 1 ml मिल्क का सैंपल ले लेंगे। एड द 1 ml ऑफ रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन एंड मिक्स। प्लेस द टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग पॉट for 5 minutes. Withdraw the tube and observe the color. Appearance: the deep red color indicates presence of sucrose and ketose. In poor milk sample, no such red color is developed. The sample remains in void in nature. The limit of detection is 0.5%. यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा प्रोसीजर है कि ये हमारे स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करके स्टार्च की ऑल्ट्रेशन पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हम अपना 1 ml वाटर लेंगे, 1 ml मिल्क लेंगे। देखिए 1 ml हमने क्या ले लिया, अपना
मिल्क लेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें 1 ml जो हमारा सैंपल था किस चीज का, रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन था। रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन में हमने क्या क्या ऐड किया है, कंसंट्रेशन HCl एंड डिस्टिल्ड वाटर। अभी हमने एक सैंपल बना लिया, इसको हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया और फिर इस सैंपल को जिसमें हमारा मिल्क भी है और रिसोर्सिनॉल का सॉल्यूशन भी है, इसको हमने जाके रख दिया वाटर बाथ में हमने इसे रखा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट में रखने के बाद फिर हमने इसे फिर से अपने लैब में लेके आए। लैब में लेने के बाद हमने इसमें कलर ऑब्जर्व किया। कलर ऑब्जर्व करने के बाद कलर ऑब्जर्व किया, अगर हमें डीप रेड कलर मिले, अगर हमें इसमें डीप रेड कलर मिला तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो सुक्रोज शुगर है और कीटोज शुगर है वो प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर डीप कलर हमें नहीं मिलता है और हमारा जो वाटर जो हमारा मिल्क है वो व्हाइट का व्हाइट रहता है, इसका मतलब हमारे मिल्क में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं है। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसके हेल्प से हम फूड में स्टार्च की ऑल्ट्रेशन इसके द्वारा हम मिल्क में सुक्रोज की ऑल्ट्रेशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ स्टार्च इन मिल्क। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा मिल्क का सैंपल है उसमें स्टार्च की ऑल्ट्रेशन है कि नहीं है, मतलब स्टार्च की ऑल्ट्रेशन मतलब स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके लिए रिजेंट हम क्या लेते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं। आयोडीन का सोल्यूशन यूज करते हैं हम यहाँ पे। इसमें डिसॉल्व करते हैं 0.6 ग्राम ऑफ आयोडीन इन 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम iodide in a sufficient quantity of water and make up a volume of 200 ml. इसमें हम सबसे पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं आयोडीन। हमने एक सैंपल लिया, 0.6 ग्राम हमने वे कर लिया आयोडीन और 3 ग्राम हमने वे कर लिया पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को हमने वे कर लिया और अपने 200 ml डिस्टिल वाटर से इसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया। सेम प्रोसीजर करेंगे, वेइंग मशीन लेंगे। वेइंग मशीन में हम सबसे पहले आयोडीन का सॉल्यूशन 0.6 ml वे करेंगे, वो सबसे पहले हम अपने सैंपल बीकर में ऐड ऑन करेंगे। फिर हम 3 ग्राम पोटेशियम का आयोडाइड का सैंपल लेंगे, वो हम अपने बीकर में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर को वे करेंगे, डिस्टिल वाटर को हम मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद फिर से हम इसे बीकर में ऐड करेंगे। तो अब जो हमारा बीकर है या फिर हमने फ्लास्क जो भी यूज किया है उसका जो वॉल्यूम है वो है हमारा 200 ml। इस तरीके से हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर कि कैसे हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। टेक अ 5 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें आगे ब्रिंग अ बॉइल कंडीशन एंड अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू कूल एट अ रूम टेम्परेचर। Add 1 and 2 drops of iodine solution in a test tube. Develop a blue color indicate the presence of starch which disappear when color is boiled and reappear on cooling. The limit of detection of method is 0.02%. अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने फिर से अगेन एक इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हम 5 ml अपना क्या ले लेंगे, मिल्क सैंपल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद अगेन इसे कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर। 5 ml का सैंपल लिया, उसे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद फिर से कूल डाउन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 ड्रॉप क्या करेंगे, 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन सैंपल की इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें कलर ऑब्जर्व करेंगे। फिर जब अगर हम इसे बॉईल करें तो डेवलप द बॉयल ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब अगर इसमें ब्लू कलर हमें आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जब हम इस सैंपल को बॉईल करेंगे तो जो हमारा ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे कूल डाउन करेंगे तो फिर से ब्लू कलर हमारा रीअपियर हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर इसमें रीअपियर हो रहा है और जो ब्लू कलर हमारा डिसअपियर हो रहा है,
और ये हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा मिल्क का सैंपल है उसमें स्टार्च का कंटेंट प्रेजेंट है। और इसकी जो डिटेक्शन की लिमिट्स होती है वो होती है हमारी 0.02%। तो इस तरीके से हम मिल्क में जो हमारी स्टार्च की ऑल्ट्रेशन है उसे डिफाइन कर लेते हैं या फिर उसका डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्टार्च इन अ मिल्क। तो आज के हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क के सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उस सैंपल में हम स्टार्च का और सुक्रोज का ऑल्ट्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्टार्च का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मिल्क का सैंपल होता है उसमें कौन कौन से ऑल्ट्रेशन और प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेलुलोज हुआ, यूरिया हुआ, उससे वो कैसे उसका एस्टिमेशन, उसके ऑल्ट्रेशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.